और अब खबर तफसील से कापरन शोपिया में हुए इनकाउंटर पर हिफाजती दस्तों ने जानकारी दी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी तनुश्री ने बताया कि जैश के टॉप कमांडर को ठिकाने लगाकर फिदायीन हमलों और पंडितों के कत्ल के खतरात को कम किया गया है। पुलिस के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट 9 महीनों से कोलगाम और शोपिया के इलाकों में सरगर्म था, लेकिन उसके टारगेट किलिंग में मुलविस होने के इम्कानात पर पुलिस ने सफाई नहीं दी। पुलिस ने इस मौके पर कहा कि पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल की जांच में पेशरफ्त हुई। रात में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी प्रेजेंस ऑफ अ टेररिस्ट इन कापरन विलेज। तो अर्ली मॉर्निंग 34 आरआर पुलिस और 178 बटालियन सीआरपीएफ के फोर्स ने कॉर्डन लगाया और वहाँ पे सुबह 6 बजे के अराउंड फायरिंग शुरू हो गई। ये मदरसा था, मदरसा के पास से ही फायरिंग शुरू हुई। तो वहाँ पे एक जैश का मिलिटेंट हनीस @कामरान भाई वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ है आज कापरन के विलेज में। चौधरी गुंड के इंसिडेंट में हमें कुछ लीड मिली है। ये जैश का है, वो लश्कर का काम था, तो इसका इन्वॉल्व उसमें नहीं था, पर हम लोग श्योर है कि ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट करने के लिए ही आया होगा यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी सफलता मिली है फोर्सेस को। ये पाकिस्तानी था, तो ये तो कैटेगरी A+ में आता था। और ये अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि ये 7-8 महीने से कुलगाम और शोपिया के बॉर्डर में एक्टिव था। कोई इंसिडेंट तो इसके रिलेटेड अभी तक नहीं पता चला है कि इसका किस इंसिडेंट में हाथ था, डायरेक्ट हाथ था। ऑब्वियसली बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत दिन से इंट मिल रहे हैं फिदाइन के या सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक के, पंडित पे अटैक के। तो ऐसे जब पाकिस्तानी यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे तो उसके कारण ऑब्वियसली काफी इंसिडेंट्स बचेंगे और फ्यूचर में हम लोग को मोरल भी हाई होता है इससे कि हम लोग इंसिडेंट बचा पाए। रिकवरी हुई है एक AK-56, AK-74 और 4 मैगजीन्स। उधर जम्मू में जैश के 3 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। जैश के तीनों मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मॉल में घुस गए थे। दहशतगर्दों ने मॉल के अंदर की वीडियो भी रिकॉर्ड की। वीडियो इनके मोबाइल से बरामद हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और देखा जा रहा है कि क्या यह वीडियो सरहद पार भी भेजी गई है या नहीं। जम्मू का सबसे बड़ा मॉल देव मॉल जैश के रडार पर। जी हां, हाल ही में जो 3 आतंकवादी पकड़े गए असलाह और गोला बारूद के साथ, पुलिस ने तफ्तीश के बाद उनसे पूछताछ की और जिससे ये पता चला कि वो यहाँ पे इस मॉल में आए हैं और उन्होंने वीडियोग्राफी की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चंद विजुअल्स इस मॉल के आपको दिखाएं। ये मॉल वाक़ा है यहाँ छन्नी में, जहाँ 3 आतंकी आए थे और उन्होंने अंदर जाके वीडियोग्राफी की थी। और वो जो वीडियोग्राफी है वो पुलिस ने उनके मोबाइल फोन से बरामद की। ये बताना मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि वो जो आतंकी थे, 3 आतंकी, उनमें से एक आतंकी मोहम्मद यासीन जो था वो पहले पैरोल पे बाहर था। यानी पहले जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी उसने अंजाम दी थी, उसके बाद उसको जेल भेजा गया था और जेल में सेहत की बुनियाद पे उसे पैरोल पे बाहर लाया गया था और पैरोल का फायदा लेके उसने इन सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और अपने आकाओं के साथ पाकिस्तान में जो एक शाहबाज नाम करके वहां पर आतंकी है, उनका एक संगठन है, उनसे जुड़ा और ये हथियारों की जो खेपें हैं वहां से यहाँ आई। पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। अब ये बताना कबल वक्त होगा गोया क्या किस हद तक पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है और क्या सामने आया है, मजीद इसमें तफ्तीश होना बाकी है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बगैर किसी खौफ के खून का दें, क्योंकि इनकी इस कोशिश से बहुत से जरूरतमंद मरीजों की कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये अपील जम्मू में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एम्न्यू हेमटोलॉजी ट्रांजेक्शन 22B की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ISBTJ एंड के UT चैप्टर ने किया है।
मुल्क भर से तकरीबन 650 मंदूबीन ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एलजी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में मंदूबीन मेडिसिन सिस्टम पर तबादले ख्याल के लिए जमा हुए। वो तकनीकों पर काम करें, लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित भी करें और जागरूकता भी बढ़े। मुझे याद है 2018 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनीमिया मुक्त भारत का संकल्प देश के सामने रखा था, तब अनेक स्टेक होल्डर्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट ने पर्सनल लेटर्स, वीडियो मैसेजेस के द्वारा देश भर में ब्लड डोनेशन से जुड़ी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया था और उसका परिणाम ये रहा कि मातृत्व सुरक्षा अभियान में पिछले 4 सालों में देश ने काफी उपलब्धियां हासिल की। अनेक नए माइलस्टोन हमने अर्जित किए हैं। मैं समझता हूं कि आज भी मानव पीड़ा को कम करने के लिए हमें लोगों को एकजुट तथा प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति साल में, मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, सुना है कि 4 बार तो न्यूनतम ब्लड दे सकता है और तीसरे महीने ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं है और उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होता है, बल्कि लोग मानते हैं कि लाभदायक ही होता है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में खासतौर से 60 साल के कम उम्र के लोगों को ये संकल्प लेना ही चाहिए। जीवन के महत्वपूर्ण मौकों पर, कोई त्योहार हो या उनका जन्मदिन हो या राष्ट्रीय पर्व, वो अवश्य ब्लड डोनेट करें। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत से नए मेडिकल अस्पताल कायम किए गए हैं और जम्मू कश्मीर यूटी में 2 एम्स पर भी काम जोरों शोर से जारी है। छोटी यूनियन टेरिटरी है, बावजूद इसके इस पर काफी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर प्रशासन का रहता है और अगर व्यक्ति के हिसाब से खर्चे की बात करेंगे तो देश में हमारा मुकाबला किसी राज्य से नहीं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे केरल हो। उनका जो हेल्थ का बजट है स्वाभाविक रूप से हमसे आबादी उनकी 2.5 गुना है, 3 गुना है, लेकिन एक व्यक्ति पर कितना खर्च होता है तो उस मामले में जम्मू कश्मीर काफी आगे है। मोटे तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की फैसिलिटी ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटी अभी उस तरह की नहीं विकसित हो सकती, लेकिन 1,30,35 लाख की आबादी वाले छोटे से यूटी में वाले 3 मेडिकल कॉलेज थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें 5 फंक्शनल हो गए, 2 फंक्शनल हो रहे हैं, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक इस तरह के संस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ आज उपलब्ध। एलजी मनोज सिन्हा कश्मीर एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में शरीक रहे। उन्होंने इनोवेटर्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। श्रीनगर के SKICC में मुनक्किदा इवेंट में कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्कॉट्स और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी हमरा मौजूद थे। मनोज सिन्हा का कहना है कि स्टार्टअप्स शुरू करने की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर मुल्क के तमाम यूटीज में सबसे अव्वल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर स्टार्टअप्स के मामले में तमाम रियासतों से भी सबकत ले जाएगा। इस मौके पर एक्सपो में शामिल डॉक्टर मंजीर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बिलाल और इनोवेटर मुश्ताक अहमद डार को मुबारकबाद पेश की गई। इतिहासकारों ने जानबूझकर इस बात को, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इस बात को छिपाया है दुनिया से। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे देश के पानी के जहाज दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते थे। उस समय पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था नेविगेशन क्या होता है, अर्थमेटिक क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। और आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ओरिजिनल आविष्कार नहीं किए, या पढ़े लिखे लोगों ने किया भी तो पढ़ाई के कारण नहीं किया, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण किया। जम्मू कश्मीर यूटीज की कैटेगरी में पहले स्थान पर है और ये भारत सरकार, ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं। मैं
और या साइंस टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन, अच्छा हुआ है लेकिन अभी और अच्छा करने की संभावना है और आपकी क्षमता से मैं परिचित हूँ। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को मैं जानता हूँ, मैंने अनुभव किया ये स्थिति हम बदल सकते हैं। क्या आज के अवसर पर ये हम तय कर सकते हैं कि अगली बार जब भी रैंकिंग जारी होगी तो यूटी श्रेणी में नहीं, स्टेट्स को मिला करके जो रैंकिंग बनेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप 3 में दिखेगा। मुझे लगता है और हमारे लिए खासतौर से जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि ये हमारे विश्वविद्यालयों का, हमारे संस्थानों का ये प्राथमिक दायित्व है। अब बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, मुझे लगता है कि हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी से कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी की ओर दुनिया के अनेक देश चलेंगे। अभी हम उसी दिशा में चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग सदर एडवोकेट मोहम्मद सलीम ने कपरन वेरिनाग के आग मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी का सरकार से मुतालबा किया है। कपरन में अपने दौरे के दौरान एडवोकेट सलीम परे ने कहा कि सर्दियों की शिद्दत में आग मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे में इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों को भी इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल कपरन वेरिनाग में आतिशबाजी की भयानक वारदात में 4 रिहायशी मकानात और 2 गौखाने जलकर खाकिस्तार हो गए थे। बहुत मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी देखा था, लेकिन यहाँ पर आकर बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों के पास जितना भी था वो कुछ रहा नहीं होगा। तो इस वक्त पे मैं जितने भी हमारे भाई हैं या यहाँ के लोकल्स हैं या पूरे अनंतनाग के लोकल्स हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि इनका ताउन किया जाए। इनकी 1-2 शादियाँ भी थी यहाँ पर, तो गुजारिश ये रहेगी कि हम इनका ताउन करें। देखें, मैं अपनी बात कहूँगा, मैं सियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासत के साथ साथ हमें इन लोगों का इस वक्त ख्याल रखना चाहिए और इनका ताउन करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुजारिश भी करूँगा और उनसे पर्सनली मिलूँगा भी कि इनका ख्याल रखा जाए, इनको जल्द कोई मावनत किया जाए ताकि ये लोग सफ़र ना करें। विंटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बड़े हार्श विंटर्स हैं। दरखास्त ये रहेगी। गुज़िश्ता कुछ बरसों से वादी में बदलते मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। ख़ज़ा में सरमा की सर्दियां शुरू हो जाती हैं। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही ज़िला पुलवामा में भी बदलते मौसमी हालात से काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। वही मौसमी तब्दीली पर माहिरीन माहौलियात का मानना है कि जंगलात का तेजी से कटाव और बड़े पैमाने पर जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल से माहौल आलूदा हो रहा है, जिससे मौसमी हालात में तब्दीली देखी जा रही है और आने वाले दिनों में फसलों और इंसानों पर इसके मजीद असरात मुरतब होंगे। मौसमी हालात गई खराबी पान तशवीश पेशन गोई ती पेशीन तम मूजूब पे ब्रोह पान यह कर ना तो गोस थर पान कर पान वन गोस वसन पूर पे तो तव मूजूब पे ब्रोह पान कम कर स्टेज गसान सा पान सही पे वस तम सात कंची ठीक पे वन पानस मज वन गनर रोजान हु रोजान पानस मज मुश्किल। जहाँ पर खेत खलियान थे पहले, आज से 10 साल पहले, वहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े रोड्स बने हुए हैं और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मगर इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम पेड़ पौधे एकदम साफ करेंगे, 2-2 किलोमीटर तो आपको कोई पेड़ ही नहीं दिखेगा। तो ये इसमें ऐड होता है कि अर्बनाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है और आपका पेस्टिसाइड यूज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिस टाइम साइंटिस्ट के सामने कि हम इस वातावरण को कैसे, माहौलियत को कैसे। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। नौशहरा की रहने वाली ग्रेजुएट शाहिना अख्तर ने अपने आबाई मकाम पर ही कानी शॉल की तैयारी का कारोबार शुरू किया था और वो काफ़ी कामयाब रही हैं। वो सरकारी मुलाजमतों के पीछे नहीं भागी और आज वो वादी की कामयाब विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे नुमाइंदे राइस मागरे की ये खास रिपोर्ट देखिए। शाहिना शुरू से ही अपने कारोबार के लिए पुरएतमाद और पुरजोश। उनके घर वालों को उन पर पूरा भरोसा था
कि वो अपना कारोबार बखूबी चला सकती हैं। गुर्बत की वजह से शाहिना के सगे भाई अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। शाहिना के वालिद तांबे की चीजें बनाने का काम किया करते थे और वो अपने अफराद खाना को दरकार माली मदद फराहम करने की पोजीशन में नहीं थे। सरकारी कॉलेज से बीए करने के बाद शाहिना ने अपना कारोबार करने की ठानी, क्योंकि उनका खानदान खराब माली हालत के मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने हायर एजुकेशन के लिए फॉर्म भी भरा। जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे लाखों लोगों को देखा जो हायर एजुकेशन करके बैठे हुए थे। तो वहाँ से आई तो मैंने सोचा नहीं, अब कुछ और करूँगी, क्योंकि एजुकेशन लेके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जिससे एजुकेशन भी मेरी सक्सेसफुल रहे और आने वाली जो मेरी लाइफ है वो भी, उसमें भी पैसा भी हो जाए और मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ भी मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 बहनें थी, 2 भाई थे। तो भाई तो ये काम करते ही थे, लेकिन बहनों का इसमें कुछ नहीं था। मैंने स्टार्ट किया अपनी फैमिली में। तो जब स्टार्ट किया तो पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक लड़की के लिए ये काम करना जिसका कोई रुझान ही नहीं हो उस चीज़ का। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम, खासकर मेरे भाई करते थे, उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट दिया। शुरू में शाहिना बहुत सख्त चैलेंजेस से गुजरी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और सब्र को बरकरार रखा, जिसके नतीजे में वो अपने कारोबार को दूसरी जगहों तक फैलाने में कामयाब रही। 2006 में शाहिना ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में खुद रोजगार के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिससे उन्हें दस्तकारी का अपना ये कारोबार शुरू करने की तरगीब मिली। और अपना कारोबार शुरू करने के लिए शाहिना अपने ट्रेनर की मदद से हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए कर्ज हासिल करने में कामयाब रही। शाहिना की जिंदगी में साल 2011 में एक नया मोड़ आया। शाहिना को रोजगार की शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम के बारे में मालूम हुआ, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की, जिसके बाद उन्हें सिट कैपिटल फंड स्कीम के तहत 8.5 लाख रुपए रकम मिली, और जिससे शाहिना ने अपना कारोबार मजीद बढ़ा लिया। न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि दूसरों को भी मुलाजमत देने के काबिल बनी। इससे पहले तो मैं बेरोजगार था, पढ़ता था पहले, और उसके बाद कुछ काम नहीं मिला तो मैंने यही काम स्टार्ट किया। शाहिना जी हमारी कज़न भी है, तो ये यही काम करते, इसी के पास मैंने ये सीखा है। फिर जब से हमने ये काम स्टार्ट किया, जो भी हमें ये शादी वादी करनी थी, इसी काम पे हमने ये सारा कुछ ये किया। इस पे पहले इस काम में बहुत मज़ा था, पैसा भी था। अब मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत इसकी मार्जिन कम हो गई है। जैसे प्रोडक्ट बिकता था, अब नहीं बिकता है उतना। इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। जैसे इसका मतलब 1 साल भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं। वो नक्शे के हिसाब से होता है, जैसे नक्शा होगा उसी हिसाब से काम भी आता है, और रेट भी उस हिसाब से चलता है। अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए शाहिना ने लुधियाना, जयपुर, मुंबई, अमृतसर और दिल्ली जैसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, ताकि दस्तकारी के कारोबार के बारे में जानकारियां हासिल की जा सके। वो अपने प्रोडक्ट्स को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए नई मंडियों और डिजाइनों की तलाश में मसरूफ रहे, और अपनी ऐसी ही कोशिशों से शाहिना अपनी मसनूआत इटली और फ्रांस के शोरूम्स तक पहुंचाने में कामयाब रही। कश्मीर की लड़कियां जहां हर शोबे में अपना नाम रोशन कर रही हैं, वहीं वो सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी साबित हो रही है। इसी कहानी है शाहिना अख्तर की, जिन्होंने कानी शाल का बिज़नेस शुरू किया है और आज वो सक्सेसफुल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है। ऐसे में जो और यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बिज़नेस वेंचर्स को शुरू करें, ताकि वो अपने साथ साथ और उनके रोज़गार का भी सबब बने। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने आज झिरी मेले में शामिल हुए। उन्होंने बाबा जीतू की शराइन पर माथा टेका। इस मौके पर खिताब में एलजी ने कहा कि बाबा जीतू की अजीम कुर्बानी हम सब के लिए एक मिसाल है। बाबा जीतू और बुआ कौड़ी की शहादत की याद 10 रोज़ा सालाना झिरी मेला पीर के रोज शुरू हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और इंतजामिया ने यहां सब के लिए भरपूर बंदोबस्त कराया है। यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गांव झिरी में लगता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और आशीर्वाद हासिल करते हैं।
कोई करीब 6 लाख से ऊपर श्रद्धालुगण यहाँ से हो चुके हैं और बहुत रश अभी चल रहा है और उम्मीद है कि ये संख्या जो है ये, क्योंकि मेला हमारा ये 16 तारीख को कंक्लूड होना है, तो संख्या ये 12-13 लाख से ऊपर जाएगी। जो हमारा डोगरा कल्चर है, जो कहीं ना कहीं चीज़ें जा रही हैं, जो हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति है, वो जैसे डोगरा पगड़ी वीरिंग कंपटीशन, जो हमारे डोगरा लोक नृत्य हैं, है ना, लोकल आर्ट है हमारा। देखिए, भारत वर्ष का ये जम्मू कश्मीर में जो जीडी मेला है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेला है और इस बार तो ये 10 दिन तक चलेगा। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों कोरोना के कारण वो सुविधाएं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई थी। तो आज इस मेले में हमारे उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी आए थे, अपनी डीसी मैडम हैं अपनी लिबासा जी, ये बैठकर कुछ देखेंगे लोगों के साथ, चुने हुए नुमाइंदों के साथ, सरपंचों के साथ और बाकी जो लोकल लोग हैं उनके साथ, कि इस स्थान को और डेवलप करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए ही चर्चा। सियाहती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर पुलिस सयाहों की देखभाल के लिए हमेशा पेश रहती है। गुलमर्ग में कायम एक्सचेंज के पास अहमदाबाद गुजरात से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सयाह बेहोश पड़ी हुई पाई गई तो पुलिस ने फौरन रेस्क्यू टीम को इत्तला की और खातून को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के बरवक्त इलाज से खातून की जान बच गई। अहमदाबाद गुजरात के इन सयाहों ने गुलमर्ग रेस्क्यू पुलिस का शुक्रिया अदा किया। का जम्मू कश्मीर पुलिस वालों का बहुत तहे दिलों से शुक्रगुजार है। इनको अच्छे से बहुत हॉस्पिटल लेके आए, इनका ट्रीटमेंट किया और एकदम फाइन है, एकदम फिट एंड फाइन है। थैंक यू फॉर जम्मू कश्मीर पुलिस। सोनमर्ग सर्दियों में सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। वादी का यह वाहिद इलाका है जो बर्फबारी के दिनों में बंद रहता है। गगनगिर से यहां आने की सड़क बंद हो जाती है। खित्ते में बर्फानी तूदों की जद में आने वाली सड़क को बाईपास करने के लिए एक टनल भी बनाया गया है, लेकिन वो तकमील के आखिरी मरहले में है। हाल ही में डिविजनल कमिश्नर ने सोनमर्ग में एक जायजा मीटिंग की थी और होल्डर्स को यकीन दिलाया था कि सर्दियों में इस इलाके को सयाहों के लिए खुला रखा जाएगा। सरकारी यकीन दहानी के बावजूद होटल वाले सयाहों से एडवांस बुकिंग लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ की मौजूदा सूरत हाल के चलते सर्दियों में सेहत के इम्कानात काफ़ी कम हैं। ऐसी ही बर्फ़ पड़ी तो जाने का तो रास्ता होना चाहिए। जाने का यहाँ आफ्टर दिस स्नो इज़ ओनली द ट्यूब। तो इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट को इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को उसको खुला रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंट। तो सेकंड, फिर यहाँ के जो रोड्स है, लिंक रोड्स है, स्नो कटर्स है, बिजली है, इलेक्ट्रिक, पानी है और हॉस्पिटल है या यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसी से तो हर जगह चल सकता है। अपने हिसाब से जो इंटीरियर हमें फैसिलिटी देने होटल में वो तो हम सारा दे देंगे, लेकिन जो बाहर करना है वो गवर्नमेंट को करना है। मैंने बार मैं यही बोल रहा हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ों की नीड है। यहाँ होटल है, पुरानी होटल है, उनको रिनोवेशन की ज़रूरत है। उनको जब तक वो रिनोवेट नहीं हो जाएंगे तब तक वो होटल फंक्शन हो जाएंगे। और यहाँ टनल की जब तक हमें टनल से एक्सेस नहीं दे देंगे, इट्स पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है ये खुला रहेगा? तो ये तो गवर्नमेंट को ही करना है। मार्केट में भी कुछ होटल्स है जो बिल्कुल शेबी हैं और जो यहाँ पे बने हैं वो भी बिल्कुल शेबी है। हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें प्रायोरिटी में कोई वो रेनोवेशन का हमें इजाज़त दे दे, जो कि ऑलरेडी एप्लीकेशंस गई हुई हैं। डीसी साहब ने वो एक्सेप्ट भी किया है कि हम देंगे। तो अगर इस वक्त भी वो हमें देंगे, हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम अपना मतलब जो अगर हमारा उसमें रेवेन्यू ज़्यादा भी लगेगा, हम अपने होटल्स बनाएंगे। अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल है, 2-4 होटल चलेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा होटल नहीं बढ़ेंगे। खबर पुलवामा से है, जहां अपनी नौयत के पहले मल्टीपर्पज़ थिएटर में तालीम और तफरीह का सिनेमा फराहम होगा। LG ने रवां साल पुलवामा में इस मल्टीपर्पज़ थिएटर का इफ्तिताह किया था और अब यहां 8वीं जमात से लेकर 12वीं तक के बच्चों को खुसूसी कोचिंग फराहम की जाएगी। यौम अतफाल पर थिएटर को पुलवामा के बच्चों के लिए वक्फ किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वादी में यह अपनी नौयत का पहला ऐसा थिएटर है जिसमें तालीम के साथ साथ बच्चों के लिए तफरीह का सामान भी मुहैया रहेगा।
हॉल खोला है जिसमें एजुकेशन भी होगी और मूवीज़ भी हम रन करेंगे। तो एजुकेशन में हम वेरिएंट कोर्सेज है जो बच्चों को मुंबई से, थाने से, पुणे से, बेंगलोर से, ये बड़ी मेट्रो सिटीज़ से जो फैकल्टीज़ होगी वो लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट। उसमें वेरिएंट कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज है, राइट, जेई है, एनआईटी है, ये सब कोर्सेज हम पढ़ाएंगे उनको। क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर कि ये मल्टीपर्पज़ थिएटर कहलाता है, यहाँ पर क्या कैसी फैसिलिटीज़ में बच्चों को जैसे 2 वे माध्यम से हम पढ़ाएंगे उनको। बच्चों को कोई क्वेरीज होगी वो टीचर्स भी सॉल्व कर सकता है और हर एक बच्चे पे फोकस कर सकता है। वो बहुत बड़े लेवल पे जाने का है। हम ये चाहते हैं जो बच्चे शहर के बच्चे, जो बड़े शहर के बच्चे हैं, चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, इतने बड़े बड़े शहरों में एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड हम यहाँ पर पुलवामा में लेके आ सकते हैं? तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, ये थिएटर के थ्रू, कि यहाँ पर हम बच्चों को तो वो तालीम देना चाहते हैं जो वो जाते हैं बड़े शहरों में और इतना पैसा खर्चते हैं, क्या वो चीज़ें हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं? तो ये हमारा प्रयास है कि वो सारी सुविधाएं एजुकेशन की, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट असेसमेंट हम उनको यहीं पर दे सकते। जो बच्चे हैं इस वक्त हमारे बच्चे हैं जो तालीम है, फिर उनको compete करना है नीट या JEE या बाकी एग्ज़ामों में, तो उनके लिए उनको बेसिक जो तरबियत है वो इस थिएटर के ज़रिए मिलेगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में नेशनल एजुकेशन डे की मुनासबत से तहसील लीगल सर्विस मागाम और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के बाहिमी इश्तराक से जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ने यौम तालीम के हवाले से बात की और बच्चों को तालीमी हुकूक और तालीम से रोशनास कराने पर तफसीली जानकारी दी। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तहसील लीगल सर्विस मागाम के ओहदेदारों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तालीमी मिशन से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया और कहा कि तालीम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कि आज के दिन की अहमियत क्या है और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने एजुकेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना कुछ जो है अपने हिसाब से एहतमाम किया है। इसमें यह भी हम लोगों ने इनको अवेयर किया है कि फ़ंडामेंटल राइट क्यों एजुकेशन को बनाया गया है और ये एनफोर्स कैसे हो सकती हैं और बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों कंपलसरी बनाई गई है। इन सारी चीज़ों को रोशनास करने के लिए आज का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे कायम किया। हमारा थीम था इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद हमने लड़कियों को, इन छोटी छोटी लड़कियों को ये आगाह किया कि हमें लड़कियों के लिए लड़ना चाहिए। हम खुद एक लड़की हूँ तो इनको भी बोला कि हमें पहले जब हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे तभी कोई और हमारे लिए उठेगा और वो हमारे हक़ के लिए लड़ेगा। तो इस प्रोग्राम वाज ऑल अबाउट द एजुकेशन डे। जो लर्न करे, अनलर्न करे और रिलर्न करे। और हमारे स्कूल में आज तहसील लीगल सर्विसेज के जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, तो हमने बच्चों को भी इस सिलसिले में अवेयर किया इस बारे में। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है एक इंसान का, और एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इंसान की अक्ल को कुदरत ने हर शय पर सबकत अता की है। इसी अक्ल का इस्तेमाल करके मरहमा अनंतनाग के 4 दोस्तों ने एक इंक्यूबेटर तैयार किया है। इन दोस्तों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे सस्ता इंक्यूबेटर होगा और इसमें 400 के करीब अंडे समा सकते हैं। नसीर कादरी की यह खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मरहमा अनंतनाग में 11वीं जमात में ज़ेर तालीम 4 दोस्तों ने कम उम्री में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो आम सोच से बाहर है। गौहर, हादी, बासित और किफायत ने बचपन से ही कुछ अलग करने की ठान ली थी। फिर 8वीं जमात में गौहर ने काफी तहकीक करके अंडों में से चूजे निकालने की मशीन यानी एक इंक्यूबेटर तैयार करने का सोचा। लगातार 3 साल तक इस पर काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौहर का ये ख्वाब पूरा हुआ है। आइडिया जो है मुझे 3 साल पहले आया था, तो मतलब मैंने फिर इस पे थोड़ी थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट किया। जो मेरा पहला इनक्यूबेटर था उसका रिज़ल्ट जो है मुझे 0 मिला, मगर मैंने उससे सीखा और मतलब मैंने 1 और साल गुजरा और मैंने अपना जो है और एक इनक्यूबेटर बनाया। अक्रॉस 20% का रिज़ल्ट मिला, तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली और 1 साल गुजरा। और फिर मतलब हमें ये लैब में सर ने बोला कि ऐसा ऐसा आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो मैंने अपने साथ और 3 लड़कों को लिया और मतलब उन्होंने मेरी हेल्प की।
कम वसाइल और माशी कमियों की वजह से अगरचे इन दोस्तों का ये प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हो रहा था, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल मरहामा में दाखिला पाने के बाद इन्हें हर तरह का ताउन फराहम किया गया, जिसके बाद स्कूल में कायम लेबोरेटरी में इन दोस्तों ने तहकीक के मनाजिल तय किए और कामयाबी हासिल की। उनकी इस कामयाबी पर सरकारी स्कूल में तालीमी मेयार की बदलती तस्वीर भी नुमायां हो रही है। हमारा सब्जेक्ट भी था आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो हमारे जो सर थे आदिल अहमद वानी सर, हमने उसको बताया कि हमारे जहन में ये आइडिया है कि हम इंक्यूबेटर बना सकते हैं। तो हमारे आदिल सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने भी मेहनत की इसको बनाने में। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल इस वक्त बहुत ही बड़े हैं और फंडिंग भी आ रही है और इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो रही है। स्टूडेंट्स में टैलेंट की कमी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म, वो जो एक एटमॉस्फेयर स्कूल का होना चाहिए, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये लैब यहाँ पर सेंक्शन हुई 2022 में, हमने ये रिसीव की है। जो भारत सरकार की तरफ से हमें जो ग्रांट मिला है उसमें हम बच्चों का टैलेंट देखते हैं कि उनके पास नोवेल आइडियाज कौन से हैं, तो उसको हमने जो है प्रैक्टिकल शेप देके, और फिर आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं ये स्मार्ट इंक्यूबेशन सिस्टम जो है डेवलप हुआ है। ये दिस इज वेरी न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया। आर्ट शोबे में जेर तालीम इन हुनरमंद लड़कों ने साइंस और तकनीक से कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। इनका दावा है कि ये दुनिया के सस्ते इंक्यूबेटर में से एक होगा जो जम्मू कश्मीर के पोल्ट्री शोबे में एक इनकलाब ला सकता है, जबकि रोजगार फराहम करने में भी ये इंक्यूबेटर एक संग मील साबित हो सकता है, बशर्ते कि मुताल्लिकीन की जानिब से इन्हें कलीदी ताउन फराहम हो। पहला इसका इनोवेशन था वो 50 या 60 हज़ार में आता था। जो गरीब है मतलब वो गरीब इसको खरीद नहीं सकता है, क्योंकि हमने ये इसीलिए मतलब एक लो बजट पे मार्केट में डाला। बहुत इस पे काम करेंगे और इसको मतलब एक मॉडिफाई करेंगे। ये 2000 से लेके 3000 तक मतलब इसकी कॉस्ट हो जाती है, और इसमें आप क्वांटिटी जो है 400 एग्स की है। इसमें हमने दोनों चीज़ ऐड की हुई है, मतलब ब्रूडर भी हमने इसी में ऐड किया है, और वो भी एक कम से कम बजट पे। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है अगर कोई इसमें मतलब दिल लगा के काम करे। इन चारों दोस्तों ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान का हौसला और अक्ल उसका सबसे बड़ा हथियार है, जबकि ये बात भी अहम होती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। ऐसे में इन्हें जरूरत है सही तरबियत की, मुनासिब करियर काउंसलिंग की। उम्मीद है कि सरकार ऐसे की मदद के लिए सामने आएगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूरल कश्मीर में अब मार्शल आर्ट्स काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस खेल की जानिब बड़ी तादाद में नौजवान लड़के, लड़कियां और बच्चे राग़िब हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुताल्लिकीन सरकार से मार्शल आर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। पेश है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कश्मीर के देही इलाकों के नौजवानों और बच्चों में अब मार्शल आर्ट्स काफ़ी फ़रोग़ पा रहा है, जिसकी वजह से अब शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी ये खेल काफ़ी मकबूल हो रहा है। अनंतनाग में अब ऐसे कई क्लब कायम किए गए हैं जहां पर नौजवानों और बच्चों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जा रही है। मुताल्लिकीन का कहना है कि नौजवानों को इस खेल के तई दिलचस्पी बढ़ना एक खुश आइंद बात है। लेवल पे देख रहा हूँ, एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट में देख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो आईमा के अंडर अभी यहाँ इनिशिएटिव्स लिए हैं एमएमए को यहाँ लॉन्च करना। प्रोफेशनल अभी बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी के खेलते थे, उसके बाद आगे नहीं खेलते थे। तो अब हम लोगों ने जो ये एमएमए को यहाँ लॉन्च किया है आईमा के गाइडेंस के अंडर, आईमा के सुपरविजन के अंडर, गैमएफ के सुपरविजन के अंडर, अब हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल केज फाइट स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कश्मीर में केज लॉन्च करेंगे और केज फाइट स्टार्ट करेंगे, और वो भी रजिस्टर्ड एमएमए ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जिसमें हम बच्चों को अब प्रोफेशनल फाइटर्स बनाएंगे। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की एक बड़ी तादाद भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की सख्त तरीन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। जहां समाज में नौजवानों में बढ़ती नशे की लत एक चैलेंज, वहीं ख्वातीन के खिलाफ बढ़ती शरह भी बहस तशवीश है। ऐसे में इन मसाइल से निपटने के लिए मार्शल आर्ट्स को एक अच्छा जरिया तस्वर किया जाता है।
मैं इधर की तरफ हूँ, मुझे यहाँ पे टेंशन ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, बाहर का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। इधर मैं प्रैक्टिस करने आ रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ अपने यूथ से कि वो इधर आए, इधर प्रैक्टिस करे, अपना वक्त ज़ाया ना करे, खुद को खाली ना छोड़े, वेला नहीं छोड़े, यहाँ आए, यहाँ मार्शल आर्ट सीखे। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मार्शल आर्ट सीखे, कोई और गेम खेले, खुद को बिजी रखे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के रिलेटेड मतलब बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, जो गर्ल्स है वो सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, नॉट ओनली सेल्फ डिफेंस फॉर ऑल्सो एम्पावरमेंट। तो हमें मार्शल आर्ट सिखाते हैं। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है लड़कियों के बीच में। तो यहाँ पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ आए, यहाँ पे डिफरेंस फील करें। देही इलाकों में मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को फ़रोग़ देने की अगरचे कई कोशिशें अमलाई जा रही हैं, लेकिन मुताल्लिक़ीन इस हवाले से सरकार की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जुही का रोना रो रहे हैं। ऐसे में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ा मसला है। अगर है भी कहीं एक आध डिस्ट्रिक्ट में है, सपोज श्रीनगर में है, दैट्स इट। आगे आप, मुझे साउथ में नहीं लगता है, साउथ में तो कहीं नहीं है, साउथ में इट्स ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। बट मुझे लगता है सारे बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हमें इस साउथ कश्मीर का जो ये पूरा साउथ का हमारा पार्ट है कश्मीर का, इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि मार्शल आर्ट और कोई भी इंडिविजुअल गेम हो। और मार्शल आर्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास ड्रग्स सबसे ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि सरकारी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने के लिए इस वक्त काफ़ी कोशिशों को अमलाया जा रहा है, लेकिन मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों को बुनियादी सतह पर आम करने और उन्हें फ़रोग़ देने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिसकी मदद से यहाँ के नौजवानों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्रामों को मज़ीद तक़वियत दी जा सके। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर क़ादरी की रिपोर्ट। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े HMT की इब्न शाह कॉलोनी से खुशीपुरा तक सड़क पर गहरे खड्डे और कीचड़ की वजह से ये सड़क लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए वबाले जान बन चुकी है। इब्न शाह कॉलोनी के लोगों ने आज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन का कहना है कि 6 महीने पहले इस सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम का तामीराती काम शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिए गए। सड़क पर और गहरे खड्डे पड़ जाने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई लोग यहां कीचड़ पर फिसलने की वजह से जख्मी भी हो गए। एक खातून की टांग टूट गई। एहतियाजियों का कहना है कि सर्दी के दिनों में इस रोड पर मैकडम नामुमकिन है, ताहम सड़क पर खाम बाजरी डालकर इसे काबिले आमदोरफ्त बनाया जा सकता है। लोगों ने शिकायत की है कि इंतजामिया को मुतला करने के बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इब्न शाह कॉलोनी के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इन सर्दियों के अय्याम इन्हें राहत दी जानी चाहिए। अगर जो ये रोड हमारा यहाँ पे है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड है जिसमें कंस्ट्रक्शन हम यही चाहते हैं। अभी हमें पता है कि यहाँ पे वेट मिक्स या मेटलिंग हो जाएगी, वो हमारे लिए अभी अच्छा होगा, लेकिन हमें पता है कि मैकडम अभी नहीं हो सकता है, मैकडमाइज नहीं हो सकता है। बट हम यही चाहते हैं कि अगर मैकडमाइज नहीं होगा फिर भी वेट मिक्स से GSB है वो करवाए। UED वालों ने ये ड्रेनेज सिस्टम जो निकाला था, आज 6 मंथ हो गया खुशीपुरा से अबन शाह चौक तक। तो 2 मंथ से हमारा इधर इन्होंने काम किया है। ये देखो हमारी कंडीशन, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, हम निकलते हैं बाहर, चल नहीं पा रहे हैं इधर से, और अभी तो विंटर्स आने वाला है, तो हम कौन सा मुसीबत क्या करेंगे। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके सर इसको कुछ करवाइए। यहाँ पे कीचड़ में हम देखिए हमारी हालत, हमारे बच्चों को देखिए, उनके स्कूलों में जाके देखिए, कोई बच्चा स्कूल मुझे लगता है 2-2 महीने तक नहीं जाता है। 1 हफ्ते बारिश रहती है तो 3 हफ्ते हमें अंदर बंद रहना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारी इस परेशानी को हल कीजिए और आके यहाँ पे देखिए नजर। मूल बह द्रास और अत गई बह दल दल छुना ये बह फंस अथ मज तो मे फुट जंग गई अत गो ना रोड सत वो 6 रेत ये पे क्या सड़क गई ठीक बे क्या। खुशीपुरा से अबन शाह कॉलोनी का जो रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं ये एहतिजाज पे उतर आए हैं। इनका कहना है कि 6 महीने रोड पर जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया फिर उसको यहाँ अधूरा ही छोड़ दिया गया, और यहाँ हालत अब ये बनी है क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी होने जा रही है। अब यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ कीचड़ है और ये जो मिट्टी है किस तरह बड़े बड़े गड्ढे यहाँ बने हैं इस रोड पे। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस रोड पे अगर मरम्मत की जाए, अगरचे इन दिनों यहाँ मैकडमाइज नहीं किया जा सके इस रोड पे, ताहम यहाँ पे मेटलिंग हो सके और बाजरी डाली जाए ताकि ये काबिल आमदोरफ्त हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं
HMT से मुनीर हुसैन, हुर्रा। सुंबुल सोनावारी में तहसील ऑफिस के बाहर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जो पानी और कीचड़ से भरे पड़े हैं। तहसील ऑफिस में रोजाना कामकाज की गरज से आने वाले लोगों के मुताबिक इन्हें बारिशों के दौरान यहां आने जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक सुंबुल तहसील एक तारीखी तहसील है, लेकिन अब इसका सहन कीचड़ और पानी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि तहसील के सहन में एक पार्क तामीर की जानी चाहिए ताकि इसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। इसकी देखरेख करते थे, उन्हें भी यहाँ से हटाया गया। अब तफरी के लिए भी आते थे और इन पार्कों में बैठते थे। बड़ा खुशगवार माहौल रहता था, बड़ी खुशबुएं रहती कॉलोनी में, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि वो ख़त्म ही हो गया है। इनकी यहाँ पे जो जैसे खंडरात बन गए हैं, पार्कों में देखो इतनी लंबी घास हो गई है, बिल्कुल इतना पानी जमा हो गया है, खड्डे बने हैं। हम चाहते हैं कि अपनी इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस पर फौरी तौर थोड़ा तवज्जो दी जाए और इसे फ़ौरन जल्द अज जल्द मेंटेन किया जाए ताकि यहाँ के लोग थोड़ा बहुत कुछ अच्छापन महसूस कर सकें। गुरेज में नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में मोहम्मद इस्माइल लोन, निसार अहमद लोन और दीगर लीडरान ने शिरकत की। एहतजाजी लोगों ने ST कोटे के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने मरकजी सरकार से इनके आईनी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। उधर गुजर बकरवाल मार्च कुपवाड़ा से शोपियां पहुंच गया है। शेड्यूल ट्राइब्स में आला तबके के पहाड़ियों को शामिल करने की सरकारी तजवीज़ की मुखालफत की जा रही है। इन मुजाहिरीन का कहना था कि वह आला तबके के पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब में आने की तमाम शर्तें पूरी नहीं करते और आइन में हेराफेरी की कोशिश की जा रही है। सियासी तौर से जवाब देने की भी इन लोगों ने धमकी दी। अस्पतालों के हवाले से लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि सहूलियात का फुकदान है, मगर इछगाम बडगाम में बनाए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सहूलियात तो हैं मगर लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। वजह यह है कि इस हेल्थ सेंटर में स्टाफ की कमी है। लोगों का कहना है कि अस्पताल की इमारत भी काफ़ी अच्छी है और हाल ही में यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन भी इंस्टॉल की गई, मगर कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। इनका मजीद कहना था कि रात में यह सेंटर बंद रहता है और अगर कोई बीमार होता है तो उसे जिला अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। लोगों की यह भी शिकायत है कि यहाँ स्टाफ इस कदर कम है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। इस मौके पर लेकर हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने BMO बडगाम से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मसला आला हुक्काम तक पहुंचा दिया गया है और बहुत जल्द लोगों की शिकायतें दूर होंगी। अगर चोट भी हो या कोई भी मसला हो, छोटी से छोटी अगर चोट भी हो, तो हमें इछगाम से यूं ही बडगाम जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से हमको फिर भी भेजा जाएगा बडगाम के लिए। प्लीज़ इसमें देखिए, अगर हमारे पास ऐसी मशीनें पड़ी एक्सरे के लिए तो हमें कोई टेक्नीशियन क्यों नहीं मिलता। अगर हमारे पास सहूलियत है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें पावर चाहिए, मतलब उसको इस्तेमाल करने के लिए। जो हमारा ये PHC इछगाम है, इससे वाबस्ता कम से 20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर हमारे मुश्किल से मतलब अगर कोई सिंपल सी मुश्किलात का सामना करना होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर स्टिच किसी को आते हैं उसके लिए यहाँ से रेफ़र करना हमें पड़ता है बडगाम के लिए, जबकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे एक्सरे प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जो टेक्नीशियन वो नहीं है इधर। सिंपल सी स्टिच अगर निकालनी पड़ी होगी हमें उसके लिए हमें बडगाम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट जो है, हमारा इधर एक तो टेक्नीशियन होना चाहिए और जो मेल स्टाफ है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है फीमेल है खाली, तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि इधर मेल स्टाफ आना चाहिए। इतना बड़ा PHC बनने के बाद भी, इतना अच्छा PHC बनने के बाद भी उनको आज भी ज़िला अस्पताल बडगाम इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात है। उन्होंने एक मरतबा फिर से इंतज़ामिया से अपील की है, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस PHC सेंटर में जो सहूलत फराहम की गई है उनको इस्तेमाल किया जाए और यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। न्यूज़ 18 के लिए इछगाम बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कुलगाम पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के चलते गुज़िश्ता दिनों आरा से आहूटो जा रही
सेब से लदी एक टाटा मिनी गाड़ी से सेब के बजाय फुक्की बरामद की है। पुलिस ने 2 क्विंटल 81 किलोग्राम फुक्की जब्त करके शौकत अहमद नायक साकना वीके कोलगाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभी मजीद 2 मुलजिमीन फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। थाना सदर कोलगाम ने मंशियात मुखालिफ मुहिम में इस साल 22 केस दर्ज किए जबकि 28 अफराद से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 पर पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुलगाम पुलिस ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में चरस, कोडीन, फिक्की और दीगर अक़साम जब्त किए हैं। पुलिस के इस इक़दाम की अवामी हल्कों ने काफ़ी सराहना की। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सेब से लदी हुई पेटियां नहीं बल्कि इसमें नशीली अद्वियात का जहर भरा हुआ है और ये जो पेटियां हैं ये फुकी से भरी पेटियां हैं और ये एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट है। ये इसको जब्त किया है और इस हवाले से एक जो है मुलजिम इसको भी अपनी हिरासत में लिया है। और हम आपको बताएं कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी भी इसमें जो है रिकवर की है पुलिस ने और इसमें केस एफआईआर नंबर 119/2022 अंडर सेक्शन जो है 8, 15, 29 एनडीपीएस एक्ट जो है कुलगाम पुलिस की तरफ से जो है वो दर्ज किया गया है और मजीद जो 2 मुलजिमान हैं उनकी भी तलाश जारी है जो अभी तक फरार हैं और पुलिस इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है ताकि जो मजीद 2 मुलजिमीन हैं उनको भी जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। हम आपको बताएं कि जो कुलगाम पुलिस है पुलिस ने अपनी कार्रवाई में जो है इस तरह की कंसाइनमेंट्स बहुत बार जब्त किए हैं और हम आपको बताएं कि इस हवाले से 22 एफआईआर यानी कि 22 केस जो हैं एनडीपीएस कुलगाम पुलिस की अगर हम बात करें, थाना सदर की बात करें, तकरीबन 22 केस इसमें दर्ज किए गए हैं अभी तक और 28 मुलजिमीन को वो गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम पुलिस जो है वो ड्रग्स के खिलाफ जंग जो है वो जारी रखे हुए हैं और इस जंग में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क,